एक कहानी ऐसी थी प्रवीण के साथ। कहते हैं कि वो फैक्ट्री अंग्रेजों के जमाने की कोई मिल थी। यहां किसी जमाने में बड़े जुल्मों के बाद ताला लगा दिया गया और फिर हमेशा से ही वहां ताला लगा रह गया। जहां इंसान को इंसान न समझा जाए, वहां इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं रहते, या यूं कह लीजिए कुछ भी ऐसा जो जिंदा हो वो वहां रहना नहीं चाहता। इसी फैक्ट्री का इस्तेमाल करके कुछ फिल्म स्टूडेंट्स एक नई तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने वहां पहुंचे। रात का वक्त था, खूब अंधेरा, सिर्फ झिंगरों की आवाज और रह रह के आसपास के पानी के पोखरों से आती बरसाती जानवरों की आवाज। मिल के पीछे ही एक बहुत बड़ा जंगल था, जहां से रात के इस पहर सियारों की आवाजें भी आ रही थी। तीन दोस्त विप्लव, अनुज और केतन कैमरा, साउंड रिकॉर्डर्स और लाइट लेकर फैक्ट्री के अंदर पहुंचकर उन्होंने सारी चीजें लगाई। लाइट वगैरह की जगहें देखी, कैमरा एंगल्स देखे और सब करके बाहर छोटे छोटे अपने टेंट लगा के, मॉनिटर सेट करके टेंट्स के बिल्कुल बीचों बीच आग लगाकर बैठे बातें कर रहे थे। जब अचानक आवाजें सुनकर तीनों के तीनों खुशी खुशी देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है। उनके हाथ तो जैसे खजाना लग गया था। मॉनिटर पर नजर दौड़ाई तो देखा एक आदमी गलियारे में लगी लाइट्स के बीच से चलता हुआ पता नहीं कहां से आ रहा था और उसकी धीमी चाल के साथ साथ ही एक के बाद एक लाइट्स बुझती जा रही थी। कैमरास क्लिक करते करते फोटो के बाद फोटो खींचते जा रहे थे। वो आदमी धीमे धीमे चलता हुआ आया और ऊपर लगे दीवार के कोने के कैमरे की ओर एक टक देखने लगा। तीनों पहले तो जरा सा घबराए, लेकिन फिर सीधे उस ओर भागे और भागते भागते वहां पहुंचे तो देखा वो आदमी वैसे का वैसे खड़ा हुआ कैमरा की ओर अभी भी देख रहा था। केतन और अनुज खड़े ही रहे। विप्लव आगे बढ़ा और चिल्लाया, अरे ओ भाई साहब, अबे तेरी सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, कब से बुला रहा हूं आपको। विप्लव की इतनी सी बात सुनते ही शायद उस आदमी को अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वो उन तीनों की ओर पलटकर घूमा और उसे देखते ही विप्लव, अनुज और केतन घबराहट के मारे वो सारा सामान जो अंदर था उसे भूलकर बाहर भागे। तीनों बिना एक भी बार पीछे पलटे ऐसे बाहर भागे जैसे उनके पीछे उनसे दुगनी रफ्तार से मौत आ रही हो। भागते भागते, हाँकते हाँकते बाहर जैसे ही पहुंचे तो तीनों ने सबसे जरूरी जो जो सामान सामने पाया सब उठाया और रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी की ओर भागे और गाड़ी में बैठकर ही गाड़ी को बैक करते वक्त कहीं जाकर तीनों की हिम्मत हुई एक बार वापस दरवाजे की ओर देखने की और जब देखा तो पाया वो आदमी दरवाजे से तकरीबन 10 हाथ दूर खड़ा था और जैसे जैसे गाड़ी बैक हो रही थी वैसे वैसे लोहे का वो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होता जा रहा था और कुछ ही देर में दरवाजा बंद हो गया और तीनों वापस अपने रास्ते पर थे।
एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। तीनों भाग के आ तो गए, लेकिन इतनी बेहतरीन और असली पैरानॉर्मल एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग उन्हें रातों रात मशहूर बना सकती थी। ऐसा मौका कोई छोड़े भी तो कैसे। तीनों ने वीडियो को बिना काटे छांटे इंटरनेट पर अपलोड किया तो कुछ लोगों ने तारीफ की, कुछ ने कहा बकवास है, और एक ने कहा ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स डाल के कोई भी वीडियो बना सकता है, हिम्मत है तो दोबारा एक वीडियो वहीं पर जाकर के बनाओ और मैं भी तुम्हारे साथ चल के देखूंगा कितनी सच्चाई है तुम्हारे इन वीडियोस में। मैसेज बॉक्स पर काफी गहमा गहमी के बाद विप्लव, अनुज और केतन मान गए और उसी रात चारों ने वापस वहां जाने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले दिन में ही तीनों गए, सारा सामान बटोरा और वहां से वापस आए। रात तक उनकी तैयारी पूरी थी। इस बार एक वैन किराए पर ले ली थी जिसके अंदर मॉनिटर लगा सकते थे। वो लड़का अरुण जिसने वहां जाने की शर्त लगाई थी वो भी तय जगह और वक्त पर पहुंच गया और फिर चारों वहां की ओर निकल पड़े। और वहां पहुंचकर एक बार फिर से सारी चीजें वैसे ही वापस लगाई गई जैसे पिछली बार लगाई थी, और सब कुछ करके चारों गाड़ी में पीछे आकर मॉनिटर्स के सामने बैठ गए, ये देखने कि कोई हलचल हो रही है या नहीं। वैन ऐसी थी जिसमें किसी ट्रक की तरह ड्राइवर से बात करने के लिए खिड़की बनी थी। काफी देर इंतजार करने के बाद अरुण ने कहा, यार तुम सब नजर रखो, मैं जरा हल्का होकर आया। और इतना कहकर अरुण वैन से बाहर निकल गया। सूखी पत्तियों पर अरुण के कदमों की आहट आहिस्ते आहिस्ते दूर जाती गई और आखिरकार आहट बंद हो गई। अचानक ही उस फैक्ट्री का दरवाजा खुला और ठीक दरवाजे की आवाज के बाद इधर मॉनिटर्स पर एक धुंधला धुंधला सा दिखाई देने वाला शख्स धीमे धीमे उन कैमरास की ओर आता हुआ दिखाई दिया। अनुज, केतन और विप्लव तीनों आंखें फाड़ फाड़ के उसे देखते ही रह गए कि ये है कौन। लेकिन इतना धुंधला था सब कि ठीक से समझ पाना कि ये कौन है ये तो नामुमकिन था। वो शख्स कुछ देर वहां कैमरास के सामने खड़ा रहा और फिर पलटकर वापस जाने लगा और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। उधर वो आदमी कैमरा के सामने से गायब हुआ और ठीक कुछ ही सेकंड्स के बाद इधर अरुण वैन का दरवाजा खोलकर अंदर आने को हुआ तो सब उसे ऐसे आंखें फाड़ के देखने लगे कि उसने उन्हीं से पूछ लिया, क्या हुआ भाई? क्या मुझे ही तुम लोगों ने भूत समझ लिया क्या? एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। अरुण की बात सुनकर केतन ने पूछा, तू कहां गया था हल्का होने? अरुण ने हंसते हुए कहा, भाई सूसू करने गया था, कोई बैंक लूटने नहीं जो इतने सवाल पूछ रहे हो। हुआ क्या है? अरुण की बात सुनकर केतन कुछ जवाब देता उससे पहले ही पूरी की पूरी वैन किसी सूखे पत्ते की तरह हिलने लगी और ऐसे तेज तेज हिलने लगी कि बस सारे का सारा सामान वैन के ही अंदर गिर गिर के चकनाचूर होने लगा। जब काफी देर से चुपचाप बैठा अरुण किसी तरह उस हिलती डुलती वैन में बीचों बीच खड़ा हुआ और पूरी ताकत से घुसा वैन की दीवार पर मारकर चिल्लाया, तुम जो भी हो
यहां से चले जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। हमें हमारा काम यहां पे चुपचाप करने दो और जाओ। अरुण के चीखते ही वैन का हिलना डुलना रुक गया और सब के सब एक पल को जैसे पत्थर की तरह एक ही जगह जमकर खड़े हो गए और उसी हालत में सबने एक साथ सुना। कोई चलकर वैन तक आया। वैन का दरवाजा खोलकर उसमें बैठा और वैन स्टार्ट करके वैन चला दी और वैन धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी। विप्लव, अनुज और केतन तो पहले भी आए थे और देख ही रहे थे कि क्या हो रहा था यहां, लेकिन अरुण के लिए सब कुछ नया था। उसने सोचा कि वो भाग सकता था। उसने तुरंत दरवाजे की ओर झपट्टा मारा और बाहर से तो दरवाजा लॉक्ड ही नहीं था, लेकिन फिर भी लाख कोशिशों के बाद दरवाजा नहीं खुला। चारों के चारों सांस रोके वैन के अंदर बैठे थे। अब घबराहट के मारे बहुत ही बुरा हाल था सबका, जब अचानक अपने आप ही वैन का जो दरवाजा अभी तक अरुण पूरी ताकत से नहीं खोल पा रहा था, वो अपने आप ही खुल गया। अंधेरे में चारों बाहर निकले। अनुज और केतन के पास में टॉर्च थी। उन्होंने टॉर्च जलाई तो देखा जंग लगी मशीनें चारों ओर फैली थी, दीवारें टूटी और सीलन लगी हुई थी। इस अंधेरे में भी देखते ही समझ आ रहा था कि यहां कोई जिंदा इंसान, जानवर या परिंदा रह ही नहीं सकता। चारों धीमे धीमे बाहर का रास्ता ढूंढने को इधर उधर भटक ही रहे थे, जब अचानक अरुण का हाथ किसी चीज से टकराया और चारों ओर से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे वो सारी भारी भरकम अंग्रेजों के जमाने की मशीन्स वापस अचानक जिंदा होकर चलने लगी थी। केतन, अनुज और विप्लव तो मशीन्स की आवाज सुनते ही इधर उधर भागने लगे, लेकिन अरुण अंधेरे में ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा कि शायद बाहर जाने का रास्ता समझ आए। लेकिन अंधेरा इतना था कि अपनी जगह से जरा सा भी हिलने पर कहीं भी किसी भी चीज से टकराकर कुछ भी हो सकता था। किसी तरह रुककर एक साथ चारों ने हाथ पकड़े और एक के बाद एक कदम बढ़ा के एक दूसरी ओर चलते गए और जाते जाते एक कमरे में पहुंचे और उस कमरे के अंदर घुसते ही विप्लव, अनुज, केतन और अरुण चारों इस वक्त उस एक कमरे में बंद हो चुके थे। चारों जानते थे कि कुछ भी ठीक नहीं है। फिलहाल बच के निकलना था यहां से, वो भी किसी भी तरह। तो विप्लव, अनुज और केतन लगे कोई दूसरा रास्ता ढूंढने में और अरुण चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा उस अंधेरे में कि कहीं फिर से हाथ कहीं और न लगे और कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, कि जब अचानक ही अरुण को किसी ने पैर से पकड़कर घसीट लिया और पूरे कमरे में घसीटता रहा। साफ समझ आ रहा था कि अरुण की चीखें पूरे कमरे में घूम घूम कर गूंज रही थी। तीनों कुछ करते इसके पहले ही जैसे अरुण जानता था कि उसे क्या करना था। उसकी चीखें वैसी ही तेज रही, लेकिन वो चीखता हुआ अब कह रहा था, दीनदयाल जी, मुझे बचाइए दीनदयाल जी, मैं जानता हूं आप यही कहीं हैं,
बचा लीजिए मुझे। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। और अरुण के ऐसे चीखते ही अचानक अब अरुण के कमरे में घसीटा जाना रुक गया और धीमे धीमे जैसे अरुण को किसी ने गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और अपने काफी करीब लाया। वो भारी भारी सांसें अरुण को साफ साफ सुनाई दे रही थी और करीब आते आते अब सांसें उसके चेहरे पर पड़ने लगी तो अरुण ने अपनी आंखों के सामने दो चमकती हुई अजीब सी आंखें देखी, लेकिन अपना डर, अपनी चीखें सब दबा गया। सारा खौफ पी गया वो अपना और चुपचाप रहा। और ठीक उसी वक्त उनके उस कमरे का दरवाजा खुल गया। बाहर जहां कुछ देर पहले इतना अंधेरा था, वहां से बहुत हल्की सी रोशनी कमरे के अंदर दिखाई देने लगी। उसी रोशनी को देखते देखते उसके पीछे पीछे विप्लव, अनुज और केतन चलते हुए पहुंचे और वहां पहुंचकर देखा कि पूरे कमरे में एक पीली सी रोशनी है जो एक लालटेन से आ रही थी और एक काफी उम्र दराज आदमी कुर्ता और धोती पहने लालटेन के पास बैठा था। बदन पर उसकी शॉल थी और नजर उसी लालटेन की लौ पर अटकी हुई थी। अरुण पीछे पीछे आकर कमरे के बाहर ही रुक गया था। उसमें अब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उस कमरे के अंदर जाता। केतन ने आगे बढ़कर उससे पूछा, बाबा यहां से बाहर कैसे निकले? हम गलती से यहां फंस गए हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए ना। उस आदमी ने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और एक बीड़ी जलाकर केतन को ऊपर से नीचे देखा, फिर बाकी दोनों को देखकर एक लंबा कश खींचकर कहा, यहां के कुछ कायदे कानून हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। एक बार सवेरे दरवाजा बंद हुआ और मजदूर अंदर आए। उसके बाद रात भर जो रहते थे उन पर काफी जुल्म होते थे और फिर सवेरे वो चले जाते और दूसरे मजदूर आ जाते। आज भी दरवाजा सवेरे 7 बजे सायरन की आवाज के साथ ही खुलता है। लेकिन घबराओ मत, जब तक इस कमरे में हो मेरे साथ जिंदा हो। सवेरा होते ही निकल जाना, कुछ ही देर में उजाला हो जाएगा। तीनों समझ गए कि जिंदा रहना है तो इनकी बात माननी ही पड़ेगी। किसी तरह मनाकर अरुण को भी अंदर ले आए। चुपचाप एक कोने में वो आदमी रह रहकर खांसता हुआ बैठा रहा और ये चारों एक कोने में दूसरी ओर बैठे रहे। कुछ देर में ही वो आदमी उठा और कमरे से बाहर जाने लगा। तो विप्लव ने कहा, अरे कहां चले बाबा? वो आदमी रुका लेकिन पलटा नहीं और ऐसे ही बोला, घर वापस जाना चाहते हो ना? चलो मैं दरवाजा पार करा देता हूं। चारों चुपचाप सर झुकाए उसके पीछे पीछे हो लिए और दरवाजा खोलकर उस आदमी ने चारों को बाहर भेजा और दरवाजा बंद करने लगा। तो अनुज ने हिम्मत करके पूछा, बाबा आपका नाम तो बताइए। ये पूछने के बाद ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि दरवाजा अपने आप बंद होता जा रहा था और वो आदमी दरवाजे से दूर ही खड़े खड़े बोला, मेरा इनाम दीनदयाल है, अरुण का परदादा हूं।
मरने के बाद भी 70 सालों से यहाँ की चौकीदारी कर रहा हूँ, यहाँ की चौकीदारी कर रहा हूँ। कमेंट करना इमीडिएटली वीडियो के नीचे एंड बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।